नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर हम लोग लगातार बात करते आए हैं, लंबे समय से बात करते रहे हैं। और अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB 3 ईयर्स कोर्स के 4th सेमेस्टर पेपर कोड 406 पेपर 6 प्रॉपर्टी लॉ एंड ईजमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो आपका जो सिलेबस है उसको समझेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, वो सवाल जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर है, और वो सवाल जिनके इस वर्ष में आने की उम्मीद काफ़ी है, प्रत्याशा काफ़ी है, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की। तो हम लोग पहले एक करके सिलेबस को देख लेते हैं। पहली यूनिट जो है वो आपकी कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के है, और जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मीन्स आपको इस पहली यूनिट में जो प्रॉपर्टी का दो चीजों के बारे में है। एक तो आपको समझना है इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट में इसको हम लोग दो हिस्से में अगर बांटे, जहां से आपको सवाल मिलता है, मूवेबल और इमूवेबल, मींस चल संपत्ति और अचल संपत्ति। तो प्रॉपर्टी का जो एक कंसेप्ट है हमारे यहाँ पे, मूवेबल और इमूवेबल का, चल संपत्ति का, अचल संपत्ति का, जिसको जंगावर संपत्ति कहते हैं, और चल संपत्ति, अचल संपत्ति, उसका भी कुछ ऐसी टिपिकल से हिंदी होती है। और दूसरी चीज है वो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं। दूसरी चीज है जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से प्रिंसिपल्स काम करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, और वहीं से जो सबसे बड़ा आपके लिए सवाल बनता है कि ट्रांसफर हमेशा दो लिविंग पर्सन के मध्य होना चाहिए। मींस दोनों पार्टीज ए और बी, जो ये पार्टी ए है और बी है, जो ए बी को संपत्ति ट्रांसफर कर रहा है, तो उस ट्रांसफर के समय ए का जीवित रहना जरूरी है, बी का जीवित रहना जरूरी है। और यहीं पर सवाल बनता है कि क्या एक अजन्मे बच्चे को, क्या एक जो अनबॉर्न पर्सन है उसको संपत्ति का ट्रांसफर हो सकता है। यहीं पर थोड़ा सा अगर इसको घुमा दें तो क्या अजन्मे बच्चे के हित में संपत्ति का अंतरण हो सकता है क्या। तो इस प्रकार से जो कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सब आपको पढ़ने होते हैं। अच्छा, इसी यूनिट पे आपके लिए एक और चीज है जो जरूरी है, जहां से आपके सवाल बनता है, एक्सटर्नेबल क्लेम्स का मतलब क्या होता है। अनुयोज्य दावे से आप क्या समझते हैं। अनुयोज्य दावे का सवाल भी आपसे पूछा जाता है, इसको क्या समझते हैं आप। फिर यहीं पे आपको देखना होता है कि जो ये प्रॉपर्टी है इसकी डेफिनेशन क्या है। इसी प्रॉपर्टी के कंसेप्ट में प्रकार में मूवेबल और इमूवेबल हम लोग पढ़ते हैं, और वहीं पर हमको परिभाषा में देखना रहता है कि चल संपत्ति की परिभाषा क्या है, चल संपत्ति की परिभाषा क्या है। ट्रांसफर एंड नॉन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 10 से 12 में, यहां पे कुछ और प्रिंसिपल्स हैं जनरल प्रिंसिपल्स वाले कॉलम में 10 से 12 तक में, वहां पे जो बात की गई है वो खास तौर पे रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है कि क्या आप अपनी प्रॉपर्टी को अगर किसी को बेचें तो उस पे उसके कुछ हितों पर कुछ अंकुश लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। तो किस हद तक आप उस पर अंकुश लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। आगे हम लोगों ने जो बात की कि ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन। अब सवाल उठता है कि रूल अगेंस्ट परपीचुटी, रूल अगेंस्ट परपीचुटी, शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत। अब ये शाश्वतता का मतलब क्या है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए जब बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हो, उसी समय ये कह रहा हो कि आगे प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर होगी, आगे प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफर होगी, आगे प्रॉपर्टी ई को ट्रांसफर होगी, आगे प्रॉपर्टी, मींस क्या वो इस प्रकार से इसको बांध के रख सकता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय। तो वहां से भी जो ये प्रिंसिपल है, शाश्वतता के विरुद्ध का जो नियम है, तो एक तो आपको ये जो ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन वाली बात है और रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, यहां से आपको एक सवाल बड़ा मिलता है। उसके बाद वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिजेंट, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ के रखा है। इंटरेस्ट जो है, हित जो है, वो दो भागों में विभाजित है। वेस्टेड मींस निहित, वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब निहित इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी में निहित है, और कॉन्टिजेंट, कॉन्टिजेंट का मतलब सम्माश्रित, कहीं पर किसी भी घटना पर, किसी भी तथ्य पर यह आश्रित हो सकता है। और जो अंतिम टॉपिक है, यहां से भी आपके लिए बड़ा सवाल बनता है, रूल ऑफ इलेक्शन।
जिसको हम लोग कहते हैं चयन का सिद्धांत, धारा 35। यहां से भी आपके लिए बड़ा सवाल बनता है। धारा 35 का जो ये चयन का सिद्धांत है, रूल ऑफ इलेक्शन है, इसके इलस्ट्रेशन में आप जाएंगे तो वहां पर सुल्तानपुर का एक फॉर्म को लेकर के, मतलब ये उस इलस्ट्रेशन का नाम है मैं जो पढ़ रहा हूं, तो वो सुल्तानपुर के फॉर्म को लेकर के, सुल्तानपुर के खेत के हिस्से को लेकर के रूल ऑफ इलेक्शन के अंतर्गत आपको एक जो उदाहरण मिल रहा है वहीं से सवाल बनता है। तो आपको रूल ऑफ इलेक्शन को कायदे से पढ़ करके आना ही आना है। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली जो पहली यूनिट की है उसकी। पहली यूनिट के बाद जब हम लोग आगे बढ़े और दूसरी यूनिट पर बढ़ते हैं, तो दूसरी यूनिट है जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मींस जो सिद्धांत है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है वो क्या है। तो इस वाली यूनिट में आपको जो प्रिंसिपल्स मिलते हैं ये कई सारे, कहें कि पेचीदा प्रिंसिपल हैं, कहें कि कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जहां से आपको बड़े सवाल मिलते हैं। अब इसमें पहला प्रिंसिपल है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। दूसरा है रूल ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल। स्टॉपेल आप लोगों ने एविडेंस वगैरह में पढ़ रखा है। रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, रूल ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, वेस्टेड एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट दोबारा आपको यहां पर दिखेगा, और कंडीशनल ट्रांसफर। तो ये जो ऑस्टेंसिबल ओनर वाली बात है, दृश्यमान स्वामी वाली बात है, कि दिख रहा है कि स्वामी ये है, संपत्ति के स्वामी ये हैं, हम कहें कि ये संपत्ति मेरी है, मेरे पिताजी की है, लेकिन मेरी ही है क्योंकि कल को तो मेरे पास ही आएगी। तो जो इस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा है बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, या जो रूल ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल है, आपने कह दिया है कि संपत्ति मेरी, हम बेचेंगे, इस किस्म का। रूल ऑफ लिस्पेंडेंस, अगर वहां पर कोई वाद लंबित है, जिसको वाद लंबित का सिद्धांत कहते हैं। कई बार आप इसी लखनऊ शहर में जब शहर में निकलते होंगे तो देखते होंगे प्रॉपर्टी के बड़े बड़े जो भूखंड है, प्लॉट है, उस पर एक बाहर बोर्ड लगा होता है, लिखा होता है कि इसका मुकदमा विचाराधीन है और ये मुकदमा संख्या है, तो इसका कोई क्रय विक्रय ना करे। तो क्या लिस्पेंडेंस क्रय विक्रय पर असर डालता है, या लिस्पेंडेंस कहता है कि जब तक ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट अभी आप इस पर मालिकाना हक नहीं कह सकते हो, जिस दिन सूट फाइनल होगा जिसकी संपत्ति न्यायालय बताएगा वो उसकी संपत्ति होगी, जितना खरीदना बेचना है खरीदते बेचते रहो। कई बार ऐसा होता है कि एक एक संपत्ति की 4-4 5-5 रजिस्ट्री होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक एक संपत्ति की कई सारे लोग खरीदार होते हैं, बेचने वाले होते हैं। तो वहां पे वो जो बोर्ड लगा हुआ है बाहर, जो तख्ती लगी हुई है, जो साइन बोर्ड लगा हुआ है कि इसकी आप खरीद फरोख्त ना करें, तो उसका क्या मतलब होता है। रूल ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, भागिक पालन का सिद्धांत क्या है, फिर वही वेस्टेड और कंटिजेंट इंटरेस्ट है, कंडीशनल ट्रांसफर है। तो इसमें से आपको मान के चलिए कि कम से कम 2 से 3 प्रिंसिपल आपको बड़े सवालों के रूप में मिलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उन 2-3 सवालों के बाद भी इन्हीं प्रिंसिपल्स में से 1-2 प्रिंसिपल जो हैं वो ए बी करके भी आपको मिल जाते हैं। तो हम लोग एक बार इसके जो रूल्स की बात है वो देख लें। पहला आपको मिलता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर। दूसरा है फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल। सब थोड़े थोड़े से प्रिंसिपल्स जो है थोड़े थोड़े टेक्निकल है, मतलब एक एक वन लाइनर किस्म के हैं, जिसमें उसका जो सिद्धांत है वो तो केवल एक लाइन का है, लेकिन थोड़ा समझने में उसको समय लगेगा आपको। तीसरा है रूल ऑफ लिस्पेंडेंस। लिस्पेंडेंस का क्या मतलब होता है, लंबित वाद का सिद्धांत, वाद लंबित होने का सिद्धांत। और ये पार्ट परफॉर्मेंस है। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब भागिक पालन का सिद्धांत, पार्ट परफॉर्मेंस है। चौथा है वही वेस्टेड और कंटिजेंट इंटरेस्ट और कंडीशनल ट्रांसफर। शर्त लगाकर अगर कोई अंतरण हो रहा है तो कैसी शर्त लगाई जा सकती है, तो ये मान के चलिए कि जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 कुल ट्रांसफर, 7 कुल जो ये प्रिंसिपल दिख रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स है गवर्निंग ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहां से मान के चलिए कि कम से कम आपको 3 से 4 सवाल मिल रहे हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, सारे के सारे इलस्ट्रेशन को कायदे से पढ़ करके जाना है। और जो इसके कीवर्ड्स हैं, ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब क्या होता है, लिस्पेंडेंस का मतलब क्या होता है, स्टॉपेल का मतलब क्या होता है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर में फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या होता है। ऊपर हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जब शुरू करते हैं तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब पढ़ते हैं, तो उसी से ट्रांसफर का भी हम लोग को अर्थ निकालना है। उसके बाद हम लोग अगर तीसरी यूनिट की बात करें तो उसमें एक तो है सेल, दूसरा है गिफ्ट। सेल और गिफ्ट को साथ में लिखा हुआ है, साथ में पढ़ना हुआ है। मॉर्गेज, आपसे कई बार मॉर्गेज पूछा जाता है और पूछा जाता है मॉर्गेज की काइंड्स बताइए। मॉर्गेज क्या है, चार्ज क्या है, और लीज और लाइसेंस। लीज में लाइसेंस में खूब अंतर पूछा जाता है, इस सवाल को कायदे से पढ़ करके आइएगा। मॉर्गेज और चार्ज,
अच्छा, मॉर्गेज के काइंड्स में खूब पूछा जाता है, तो मॉर्गेज का आप इसको एक थोड़ा ऐसा बना सकते हैं, SCUEDA, सुएडा। मॉर्गेज के जो प्रकार है उसमें डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है, इंग्लिश मॉर्गेज है, एनामोरस मॉर्गेज है, यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज है, और कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल, मॉर्गेज बाय सेल का है। तो इस प्रकार से आप मॉर्गेज के प्रकार भी देख सकते हैं। और जो चौथी यूनिट है, यहां से आपका एक्ट बदल जाएगा। ये चौथी यूनिट आपकी ईजमेंट एक्ट की है। ईजमेंट एक्ट का मतलब सुखाधिकार, ईजमेंट का मतलब सुखाधिकार। तो यहां पर ईजमेंट के सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके 4 यूनिट का सिलेबस हो गया, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने सिलेबस को कायदे से पहले से पढ़ रखा होगा, लेकिन ये दोबारा से इस पर चर्चा करना मुझे जरूरी लगता है, इसलिए मैंने इस पर बात करी। अब हम लोग उन सवालों की बात कर लें जो सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जाती रही है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या अंतर है। तो दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों का अंतर है, उसको कायदे से समझ करके जाइएगा, पढ़ करके जाइएगा कि दोनों में क्या अंतर है। दोनों प्रॉपर्टी में कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे उसमें लिखा होता है कि क्या जो फलदार वृक्ष हैं वो कैसी प्रॉपर्टी है। मीन्स अगर किसी जो आम का बगीचा है, आम के पेड़ हैं, फलदार वाले हैं, वो कैसे, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद दूसरी चीज हम लोगों ने जो कही कि जो अनबॉर्न पर्सन को जो ट्रांसफर हो रहा है, वो अनबॉर्न पर्सन को जो ट्रांसफर हो रहा है वो, और उसी के साथ में कई बार जब पूछा जाता है तो शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत या रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को पूछा जाता है, तो आप अनबॉर्न पर्सन का जो अनबॉर्न पर्सन के हित में या उसके कहें कि बेनिफिट के लिए जो ट्रांसफर हो रहा है उसका मतलब समझिएगा, किस स्थिति में हो सकता है, कैसे प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, और उसी के साथ में आप पढ़ेंगे रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, उसका मतलब क्या है। सवाल क्या आया है, देखिए, संपत्ति अंतरण को परिभाषित कीजिए, मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन कीजिए, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के साथ ये बताइए कि क्या एक व्यक्ति स्वयं को संपत्ति अंतरित नहीं कर सकता है, या एक व्यक्ति किसी अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उसको कायदे से आपको देख करके आना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप इलस्ट्रेशन को पढ़ करके आएंगे। इंटरेस्ट वाली जो बात है, वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटीजेंट इंटरेस्ट, उसमें दोनों में क्या अंतर है, दोनों का मतलब क्या है, उसको समझ लीजिएगा कायदे से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो जो 2-3 प्रिंसिपल आपके लिए बहुत जरूरी है। एक तो आप लिस्पेंडेंस का जो मतलब है, लिस्पेंडेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको आपको कायदे से देखना है। ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब क्या होता है, दृश्यमान स्वामी से आप क्या समझते हैं, उसको समझ लीजिएगा। तो जो ऑस्टेंसिबल ओनर वाला सवाल है, और एक मिनट में सिलेबस देख ले रहा हूँ। ऑस्टेंसिबल ट्रांसफर वाला सवाल है, ट्रांसफर बाई ऑस्टेंसिबल ओनर, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। रूल ऑफ लिस्पेंडेंस बहुत जरूरी है, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। और जो पार्ट परफॉर्मेंस, रूल ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, उसको शॉर्ट नोट के लिए, भागिक पालन का जो सिद्धांत है उसको शॉर्ट नोट के लिए तैयार करके आइएगा। फिर हम आगे बढ़े तो यहां पे आपको लीज और लाइसेंस में अंतर देखना है कि लीज और लाइसेंस में क्या अंतर है, लीज और लाइसेंस से आप क्या समझते हैं। लीज और लाइसेंस का जो अंतर है उसको समझ लीजिएगा, और इसमें सेल के जो आवश्यक एसेंशियल जो एलिमेंट हैं, सेल में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। मुझे लगता है आपने शायद पार्टनरशिप एक्ट अगर पढ़ रखा होगा, शायद पढ़ रखा है कॉमर्शियल लॉ में, तो वहां पर आपने पार्टनरशिप एक्ट के साथ में सेल ऑफ गुड्स पढ़ा होगा। सेल ऑफ गुड्स में आपने सेल थोड़ा सा पढ़ रखा होगा, तो वहां से हो सकता है थोड़ी आपको मदद मिल जाए। तो एक तो ये सेल वाला टॉपिक हो गया। सेल के बाद आपको आना है इस पे, ईजमेंट एक्ट पे। तो सबसे पहले तो ईजमेंट का मतलब क्या होता है, सुखाचार से आप समझते क्या, उसको देख लीजिएगा। और सुखाचार के शुरू होने के मीन्स आप किस आधार पर, किन ग्राउंड्स पर क्लेम कर सकते हैं कि मुझे, मेरा ये राइट टू ईजमेंट है। मीन्स मेरी ये जो सूर्य की रोशनी आने का रास्ता है, या मेरे नाली का जो पानी है जो बहने का रास्ता है, ड्रेनेज का है, वो यही रास्ता है, तो मेरा सुखाधिकार इस पर है। या मेरे जाने का यही रास्ता है, मतलब एक ऐसा मार्ग जिससे लंबे समय से कोई गांव का, मतलब गांव के या कहीं के भी लोग जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, भले वो आपकी संपत्ति में हो, तो कैसे वो वहां पर इजमेंट्री राइट क्रिएट कर देता है, किस प्रकार से, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, क्या 4 रास्ते और हैं तो भी आप कहेंगे कि नहीं मुझे इसी रास्ते से जाना है, यहां पर मेरा इजमेंट्री राइट है। इस प्रकार से आप उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। किन जगहों पर जो उसका ईजमेंट का राइट है वो कब खत्म हो जाता है, कब एक्सटिंग्विश होता है, कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म होता है, उसको देख लीजिएगा। और वो मॉर्गेज से, जब आप मॉर्गेज पढ़ रहे हो तो मॉर्गेज की काइंड जरूर देखिएगा, और वहां पर एक जो मैगजिम है कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, मींस एक बार बंधक तो सदैव बंधक। इसका मतलब क्या है, आपके यहां पर मॉर्गेज के काइंड्स वगैरह थोड़ा पूछे जाने का कम है, चलन कम है।
आपसे ये बहुत पूछा जाता है कि मॉर्गेज में वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज का मतलब क्या है। मींस एक बार बंधक तो सदैव बंधक, इसका मतलब आप क्या समझते हैं। और इसी मॉर्गेज से जुड़ा एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल है जो आपसे खूब पूछा जाता है, रिडेम्पशन, मोचन। ऋण मोचन आप समझते होंगे, ऋण से उबर आना। तो यहां पर जो ये मोचन का सिद्धांत है, रिडेम्पशन का सिद्धांत है, वो क्या है। तो मॉर्गेज अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप मॉर्गेज का सवाल करना चाह रहे हो, तो अभी आपने अगर मॉर्गेज या मॉर्गेज के प्रकार पढ़े हैं, मॉर्गेज के एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह पढ़े हैं, तो वहां पर आपको मॉर्गेज में ये चीज जोड़ लेनी है कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज वाली मैगजीन का मतलब क्या है और रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है। रिडेम्पशन का जो अधिकार है उसका मतलब क्या समझते हैं आप। तो और एक्शनेबल क्लेम वाली जो हम लोगों ने बात करी है, एक्शनेबल क्लेम हो गया। और कभी कभी जो मैंने कहा कि अनबॉर्न पर्सन के ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन के साथ में जोड़ा जाता है रूल अगेंस्ट परपेचुटी, लेकिन अगर वहां पर जोड़ करके नहीं पूछा जा रहा है, जैसे सवाल आता है कि ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन के बारे में बताइए, रूल अगेंस्ट परपेचुटी बताइए, तो कभी कभी अगर ये सवाल ऐसा नहीं पूछा गया है तो भी परपेचुटी का सवाल हो गया, या कहें कि कंटिजेंट इंटरेस्ट हो गया, या कंडीशनल ट्रांसफर हो गया, ऐसे जो करके छोटी छोटी चीज़ें आपके सिलेबस में दी हुई हैं, या डोमिनेंट हेरिटेज हो गया जो आपकी ईजमेंट में आता है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपसे शॉर्ट में पूछी जाती हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस हम लोगों ने देखा है। जो इसमें पहली यूनिट से आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह की जो डेफिनेशन है कायदे से पढ़नी है। मीन्स जो कंसेप्ट है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी की मीनिंग क्या है, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, और प्रॉपर्टी के काइंड्स क्या है, और प्रॉपर्टी के काइंड्स में दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये पूरा का पूरा एक सवाल आप इसको देख करके आइएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है, कभी कभी आपसे पूछा गया है कि व्हाट प्रॉपर्टी नॉट मे नॉट बी ट्रांसफर्ड, सेक्शन 6 में है, वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और कौन सी संपत्ति ट्रांसफर हो सकती है, कौन सी संपत्ति नहीं हो सकती है, उसके साथ ही में आपको ये वाली चीज मिल जाएगी, ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन और रूल अगेंस्ट परपेचुटी, सातत्ता के विरुद्ध सिद्धांत। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी यूनिट में ऑस्टेंसिबल ओनर की बात की है, लिस्पेंडेंस की बात की है, रूल ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को शॉर्ट नोट के लिए या एबी वाले सवालों के लिए, और जो वेस्टेड और कंटिजेंट इंटरेस्ट में अंतर है उसको भी हम लोग देख करके आएंगे। तीसरी यूनिट में जैसा मैंने मॉर्गेज में कहा कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज वाली मैक्सिम और राइट टू रिडेम्पशन आपको कायदे से देखना है, लीज और लाइसेंस में कायदे से अंतर देखना है, सेल और गिफ्ट वगैरह आएगा तो आप वैसे भी कर ले जाएंगे, उसको आप बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ईजमेंट एक्ट में हम लोगों ने बात करी है कि ईजमेंट का अधिकार शुरू कैसे होता है, ईजमेंट का कहें कि ईजमेंट बाई नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, जो उसके विभिन्न प्रकार हैं आप जो पढ़ते हैं, और परशुभोग करके एक शॉर्ट नोट है, पर वो छोटा टॉपिक है, उसी में है, सुखाधिकार के अंतर्गत ही, जब आप पढ़ेंगे आगे तो मिलता है परशुभोग का मतलब क्या होता है। और जो हम लोग वहां पर कह रहे हैं लीज एंड लाइसेंस में अंतर, प्रयास ये करिएगा कि जो आपके सेकेंड यूनिट के प्रिंसिपल्स हैं उनके जो सेक्शन है उनको बहुत कायदे से आप याद करके आइएगा। याद करने का मेरा मतलब है कि उसमें कई बार ऐसा होता है कि ऑस्टेंसिबल ओनर वाला सेक्शन हम लोग पार्ट परफॉर्मेंस में लिख करके आ जाते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लिख के नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है। तो जो भी आप प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, लिस्पेंडेंस आप पढ़ करके आ रहे हैं, या फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल पढ़ करके आ रहे हैं, या आप कंटिजेंट इंटरेस्ट पढ़ करके आ रहे हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट पढ़ करके आ रहे हैं, रूल अगेंस्ट परपेचुटी पढ़ करके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सेक्शन पर विशेष ध्यान, क्योंकि शुरुआत की 2-3 लाइन जो है वो आपके आंसर को कैसे उनको इवेल्युएट करना है, कैसे उसका मूल्यांकन करना है, वो सब उस शुरुआत की 2-3 लाइन में तय हो जाता है। शुरुआत की 3 लाइन में अगर सेक्शन सही नहीं लिखा हुआ है, उसका लिटरल मीनिंग या डेफिनेशन सही नहीं लिखा हुआ है, तो बहुत आगे जाकर के और 4-5 पेजेस के बाद जाकर के आपको पूरा पढ़ करके नंबर दिया जाए, ऐसा मुझे लगता है शायद संभव नहीं होता होगा एग्जामिनर्स के लिए। तो इस चीज से बचिए और प्रयास ये करिए कि पहली जो 2-4-5 लाइनें हैं उसमें आप बड़ा बड़ा रेलिवेंट प्रोविजन डाल करके और लिखिए कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 रूल ऑफ इलेक्शन मीन्स, या रूल ऑफ इलेक्शन सेज, जो भी आपको लिखना है, जिस भी भाषा में लिखना है, मीन्स पहली जो 2 लाइनें हैं, पहली जो 3 लाइनें हैं उसमें वो रेलिवेंट प्रोविजन चला जाए। पहली जो 2-3 लाइनें हैं अगर रेलिवेंट प्रोविजन की बात नहीं हो रही है, अगर कोई ऐसा सामान्य सिद्धांतों वाली बात है या आलोचना वाली बात है, समीक्षा वाली बात है, या परिभाषा की बात है, तो आप सबसे पहले उसकी 3 लाइनें परिभाषा देने का प्रयास करिए। ये नहीं कि आपने प्रश्न उतार दिया वही हूबहू और फिर उसी प्रश्न को बना बना करके लिख रहे हैं, क्योंकि मैं फिर से कह दूं कि शुरुआत की कम से कम 4-5 लाइनें जो है आपके लिए वो पूरे आंसर को कैसे चेक करना है वो मेंटेलिटी क्रिएट कर देती है एग्जामिनर के, वो आपका जो इवेल्युएशन कर रहे हैं उनके दिमाग में। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस पेपर के लिए, और जो भी आपका अगला पेपर होगा यदि होगा तो उसके वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। मुझे लग रहा है आपका पेपर अब खत्म हो रहा है,
तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके सेमेस्टर के लिए। कुछ जुड़े रहिएगा, जो भी नया कुछ अपडेट आता है उसको लेकर के मैं जल्दी आपके समझ हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद, प्रणाम।